हेलो फ्रेंड्स, तो हम अगले टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में पार्ट 2 कि हमने वहां तक पढ़ ली थी कि अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था किस टाइप से थी, और जब अंग्रेजों का शासन स्टार्ट होता है उसके बाद की जो कंडीशन थी उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि एक प्रकार से भारत जो है इंग्लैंड के उपनिवेश के रूप में रहा और वर्क किया। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट लेने वाले हैं उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हुई, सुचारू हुई। चलिए ठीक है, तो मैंने बताया था कि किस किस डिजाइन में हम उसको देख के 3 पार्टों में डिवाइडेड होके करके अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने समझने क्यों जरूरी है, तक आगे तक की जो पिक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो। ठीक ठीक है, तो क्या होता है उपनिवेश, कॉलोनी। ठीक है, एक प्रकार से जब कोई देश के द्वारा किसी अन्य देश पर क्या करना, शासन चलाना। ठीक है, शासन करना है, शासन चलाना। तो ये क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर किसी अन्य देश के द्वारा सुचारू शासन चलाना, ये क्या हो जाता है, उपनिवेशवाद। ठीक, इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, एक उपनिवेशिकवाद ढांचा जो होता है कि किसी देश कौन, इंग्लैंड के द्वारा भारत की जो देश है, इंग्लैंड के द्वारा भारत देश के ऊपर उसका आर्थिक शोषण करना, आर्थिक क्या करना, शोषण करना। ठीक है, और किसी प्रकार से उत्पीड़न करना। ठीक, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो इंग्लैंड ने भारत को, मतलब इंग्लैंड के द्वारा विभिन्न देशों के साथ साथ भारत भी एक देश था, तो हम तो भारतीय, तो हम तो वही पढ़ने वाले हैं। तो हम वो देखने वाले हैं कि कैसे करके इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर्स ने भारत को कैसे उत्पीड़ित किया, कैसे आर्थिक शोषण किया। ठीक, वही एक उपनिवेशवाद है, उसी के अंतर्गत हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर मैंने साफ साफ अवस्थाओं में लिख के रखा हूं कि कैसे एक उपनिवेशवाद को प्रारंभ करके एक अंत तक लेके गया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और उसके पहले से मैंने अभी चर्चा की थी कि विभिन्न देश आए, यूरोपीय देश आए, धीरे धीरे उन लोगों ने आए व्यापार के उद्देश्य से, उन लोग भारत में आना आरंभ किए, और उन्हीं लोगों के बीच में व्यापार को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी, जिस प्रतिस्पर्धा में अंततः विजय किसकी हुई, ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की। और अंग्रेजों ने अपनी विजय उपरांत बंगाल में अपने पैर जमाए, भारत के बंगाल में अपने पैर जमाए, और वहीं से उन्होंने क्या करना शुरू किया। तो इस चीज को पढ़ने के लिए हम 3 भागों में से विभक्त करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कैसे, तो 3 अवस्थाओं में जो भारत का सरप्लस था, अधिशेष था, उसको हड़पने के लिए 3 अवस्थाओं में काम किया। तो पहली एक थी वाणिज्यिक, दूसरी थी औद्योगिक, और तीसरी थी वित्तीय पूंजीवाद। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम इसको थोड़ा वर्षों में डिवाइडेड कर सकते हैं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य। तो 17वीं शताब्दी जो चली और 18वीं शताब्दी चली, उसमें जो आए थे व्यापार व लूट। तो एक व्यापार के उद्देश्य से एंटर हुए थे, और यहां पर आकर यहाँ की जो एक पहले पढ़ चुके हम कितने संपन्न थे, तो कैसे करके लूट के ले जाना है, तो ये उद्देश्य था उनका। यहां तक ये चलता रहा। उसके बाद धीरे से औद्योगिक रूप में विकसित करना। तो 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या हुई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उन्होंने के अंदर एक साम्राज्यवाद का मस्तिष्क में ज्वर था। ठीक, तो जो साम्राज्यवाद को लेकर उनके अंदर क्या थी कि उन्होंने अपने औद्योगिक जो चीज थी उसको यहां पर अप्लाई किया। कब, 19वीं शताब्दी में। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि अल्टीमेट तौर पर भारत को अपनी जो उत्पादित वस्तु उसका बाजार कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसी पूरी विस्तृत चर्चा करने वाला हूं मैं कि कैसे कैसे करके क्या क्या हुआ। और इसी के जस्ट बाद नीचे देखोगे वित्तीय पूंजीवाद, 20वीं शताब्दी में ये, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कैसे पूंजी विनियोग किया गया, ब्रिटिशर्स पूंजीवादियों के द्वारा कैसे विनियोग किया गया, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में आकर, और इन तीनों अवस्थाओं के फलस्वरूप पूरा की पूरा उपनिवेशवाद कैसे शिकंजे में फंसाया भारत को, इसी सब चीज को देखना है। तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लूटपाट करने के लिए औद्योगिक नीति अपनाई, यहां पर औद्योगिक विकास किया, कैसे अपनी वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित किया, उसके पीछे क्या क्या नीति और किस टाइप से किया है। ठीक है, और कैसे ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों ने अपना पूंजी का विनियोग के लिए भारत को कैसे पकड़ा और जकड़ा। ठीक, तो इन सब पे विस्तृत चर्चा करनी है हमको। अब इतने प्रकार का जो वर्क है वो किया जाना था, वो किया गया, उसका कैसा प्रभाव पड़ा। अब आप देखोगे तो इसको 2 प्रकार से देख सकते हैं, रचनात्मक प्रभाव और विनाशात्मक प्रभाव। ठीक है, तो एक प्रकार से विनाशात्मक स्वरूप उभर के आया,
इनके प्रभाव से एक प्रकार से रचनात्मक स्वरूप उभर के आया। अब आप यहां पर देखोगे तो कॉन्स्ट्रक्टिव जो था रचनात्मक प्रभाव, मतलब हम पहले कैसे थे और कैसे हुए, तो हमारे विभिन्न पॉइंटों से थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन, सामाजिक जीवन में विशेष परिवर्तन आया, ठीक, शिक्षा में परिवर्तन आया, कैसे आया भी बात कर रहे हैं, परिवहन के साधन, संचार के साधनों, ये इतने प्रकार के, और उद्योगों की क्या हुई, स्थापना हुई, इतने प्रकार की जो प्रभाव पड़े, पॉजिटिव इंपैक्ट दिख जरूर रहा है यहां पर, लेकिन इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने जो वर्क किया है ये खुद के निहित स्वार्थ हेतु किया है। ऐसा दिखेगा जरूर कि भारत की इसमें विकास और प्रगति दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं एक रचनात्मक विकास, एक प्रभाव जरूर पड़ा। वो कैसा था और क्या था उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, अब आप देख रहे होगे कि कैसे करके सामाजिक परिवर्तन आए, ठीक। तो देखते हैं अपन यहां पर आके क्या हुआ, हमारा जो सामाजिक जो जीवन था, ठीक है, उसमें परिवर्तन आए। जो हमारे जो पुराने विचार थे वो नए विचारों में क्या हो गए, तब्दील हो गए, ठीक। धीरे धीरे करके जो हमारी पुरानी प्रथाएं थी, है ना, विवाह, है ना, जाति प्रथा, ठीक, इनमें एक प्रकार से भारी बदलाव आया, ठीक है। पुराने जो हमारे अंधविश्वास थे उनमें थोड़ा सा चेंजेस आए। तो कुल मिलाकर जो हम एक मध्य युग में अटके हुए थे वहां से निकालकर अंग्रेजों के द्वारा हमको आधुनिक भारत, आधुनिक बोल रहा हूं, आधुनिक युग में प्रवेश करवाया। तो वो एक प्रकार से ये पॉजिटिव इंपैक्ट दिख सकता है यहाँ पर कि हमारे सामाजिक जीवन में विभिन्न जो रीति रिवाज और अंधविश्वास और प्रथाएं थी उनसे उठकर हम कहीं बाहर आए, ठीक है। इस प्रकार से एक रचनात्मक विकास देख सकते हैं। लेकिन इसके होने और लाने के पीछे का रीजन क्या था, कहीं ना कहीं ये खुद के विकास के लिए ऐसा कर रहे थे, ना कि भारतीयों के विकास के लिए, ठीक। शिक्षा, अब शिक्षा में हम लोग कहां पे तक के थे, तो यहाँ पे मेनली अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया गया। इसके विकास करने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि इन लोग यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और धीरे धीरे क्या किए इन लोगों ने, अपने आगे वर्क करना शुरू किए। तो इन लोगों के द्वारा यहाँ पर पहले अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ सीमित ब्राह्मणों तक की थी। अब यहाँ के लोग भी तो शिक्षा प्राप्त करने कहाँ जाते थे, विदेश जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। तो इन लोगों के द्वारा अपने खुद के स्तंभों को मजबूत करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया एक माध्यम तक के, ताकि इनके द्वारा यहां पर जो वर्क किया जाना है वो उसका माध्यम तो अंग्रेजी ही रहेगा। तो हम लोगों से कैसे काम कराएंगे जब तक हमें नहीं होगी। तो अपने निहित स्वार्थ हेतु ही ऐसा काम किया ताकि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया यहां पर, ठीक है। और इनके प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उसमें मदद मिल सके, इनके व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों में मदद मिल सके, ठीक है। परिवहन, अब परिवहन यहाँ पे विकसित करने के पीछे क्या रीजन था, परिवहन के साधनों में इन्होंने क्या लेके आया, रेलगाड़ी, ठीक है, सड़कें बनवाई, रेलगाड़ी लाई। तो इसको कोई भारत का विकास करना इसके पीछे उद्देश्य तो था नहीं, हाँ, लेकिन हुआ तो विकास तो हुआ, लेकिन क्या इसके पीछे निहित स्वार्थ क्या था, इनका खुद का था कि इनका जो व्यापार है, व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उसके लिए आवागमन, है ना, सही शॉर्ट रोड हो, आने जाने के लिए साधन अच्छा हो। तो इसीलिए इन लोगों ने परिवहन स्थापना की, है ना। 16 अप्रैल 1853 भारत की पहली रेल चली। क्यों चली, क्या रीजन था, समझ रहे हो, ठीक। उसी के बाद आगे संचार माध्यम, टेलीफोन, डाकघर, तार, इन सब की स्थापना की गई भारत में। इसके पीछे का भी रीजन क्या था, खुद का विकास। तो ये रचनात्मक जो प्रभाव और विकास दिख रहे हैं भारत के लिए हुए नहीं, भारत के लिए नहीं, भारत में हुए खुद के विकास के लिए किए गए। समझ रहे हो बात को, क्लियर। उद्योगों की स्थापना, तो भारी मात्रा में क्या किए गए भाई, यहां पर अनेक उद्योग स्थापित किए गए, ठीक, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ भारत में। लेकिन इसको लगाने के पीछे का रीजन क्या था, यहां पर कि इनको भैया यहां पर इन लोगों ने कब्जा करके रखे थे, तो यहां पर सस्ते श्रमिक क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, इजी वे में। तो सस्ता श्रम देखकर यहां पर उद्योगों के विकास किया गया। अब वो उसी सस्ते श्रम से उद्योगों का विकास करके उद्योगों से माल बनाकर किसको देंगे, हम ही लोग को, ठीक है। तो वो कम मात्रा में श्रमिकों को पे किया जाएगा और अधिक रेट में वस्तुओं को बेचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, शोषण। तो दिख तो रहा था यहाँ पे कि विकासात्मक कार्य चल रहा है, लेकिन किसके लिए था, उनके खुद के विकास हेतु वर्क किया जा रहा था, ना कि भारत के लिए। समझ में आया। तो भारत कैसे एक उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्क चलता रहा और उसका एक रचनात्मक प्रभाव के अंतर्गत इतने पॉइंट थे, ठीक।
अब इसी में देखेंगे हम, ये रचनात्मक एक पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहे हैं जरूर, लेकिन साथ में एक विनाशात्मक स्वरूप रेडी हुआ। उसको समझने के लिए ये 3 पॉइंटों पर जोर देना पड़ेगा। कैसे? हम आर्थिक गतिहीनता आ गई भारत में। जो भारत एक गतिशील था उसकी आर्थिक गतिहीनता आ गई, देश का विभाजन हो गया, है ना। जो देश था हमारा, उसमें जितने भी एरिया आते थे उनका काफी मात्रा में क्या हुआ, विभाजन हुआ। ठीक, आत्मनिर्भर से हम कैसे हो गए, निर्भर अर्थव्यवस्था में कैसे तब्दील हो गए, तो यही लाके छोड़ा अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इसके बाद की कहानी क्या रहेगी आगे की, कि अब हम यहां से एक निर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में बन गए थे, हम पहुंच जाएंगे 1947। तो 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही, और 1947 के बाद भारत में आर्थिक खुद के लिए क्या प्लानिंग की गई आर्थिक नियोजन का, तो वहां से अब हम अगले वीडियो पे स्टार्ट लेंगे यहां से। अभी लेकिन ये वाली कहानी मुझे पूरी समझानी है, मैं आगे की पिक्चर यहाँ पे जोड़ के बता रही थी। भारत ने आर्थिक नियोजन के लिए क्या किया, तो योजना आयोग की स्थापना की गई, पंचवर्षीय योजना काल का खाका स्टार्ट किया गया। तो अगला कार्यक्रम यहां से स्टार्ट रहेगा यहाँ पे लाके। लेकिन क्या है, अभी ये वाले पॉइंट समझना है कि देखो यहां पर जो भारत पहले अच्छा वाला था, उसमें उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो गतिहीन कैसे हो गई। अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक जो शब्द है आर्थिक गतिहीनता, इसको समझना पड़ेगा। तो नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, है ना, तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जब एक लेवल पे स्थिर हो जाए या एक लेवल से नीचे गिरने लगे, वो वाली कंडीशन क्या हो जाती है किसी देश की, आर्थिक गतिहीनता। जो आर्थिक गतिविधि चल रही है उसमें गति, उसकी गति में क्या हो जाए, हीनता आ जाए, रुक जाए, वो वाला पॉइंट। अब इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 1887 से 1882 में देख सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जो पीसीआई थी, पर कैपिटा इनकम थी हमारी, कितनी थी, लगभग 24 रुपए के आसपास निकली, समझने के लिए। ठीक है, और क्या हुआ, 82 के बाद 1901 आया, तो इसमें और कमी आ गई। अब ये बढ़ना चाहिए समय के साथ साथ, यहाँ पे क्या हो रही, कमी आ रही है। समझ रहे हो बात को, और अच्छे से एग्जांपल लो। अब 1900 से 1947 देखना, 1900 से 1947 तक अब भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो ग्रोथ हुई, नेशनल इनकम में जो ग्रोथ हुई, 0.9% की ग्रोथ हुई। ठीक, तो ये वृद्धि हुई यहां पर, लेकिन इसी के साथ में क्या हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब आपने प्रति व्यक्ति आय पढ़े होगे, जब मैंने बताया था तब मैंने क्या बताया था कि क्या कर दो भाई, हमको क्या देखना पड़ेगा यहां पर कि कुल राष्ट्रीय आय बटे हमारी जो जनसंख्या है। अब जनसंख्या में जब वृद्धि हो जाएगी, तब मैंने बताया था कि क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आय बढ़ना चाहिए और जनसंख्या स्थिर रहना चाहिए। राष्ट्रीय आय तो बढ़ी लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जैसी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो बताओ तुम पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो आय है वो कैसे ग्रो करेगी, उसमें भी क्या आ गई, एक स्थिरता आ गई। तो ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं आर्थिक गतिहीनता जो आई उसके पीछे ये टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ कि इतनी वृद्धि मात्र हुई लेकिन जनसंख्या में भी वृद्धि यहां पर हो गई। ठीक, तो जिसके कारण क्या शो हो रही है हमको, आर्थिक गतिहीनता, जैसा कि होना नहीं था। अब हम तो उपनिवेश में हैं इस समय तक के अंग्रेजों के। ठीक, अब इसी बीच और बात करते हैं, ये तो एक कारण हो गया, यहां पर मैंने इस टाइप से बताया। और चीज देख सकते हैं, जनसंख्या का व्यवसायीकरण हो गया, परंपरागत कृषि तकनीक और कमजोर औद्योगिक ढांचा। इन तीनों पॉइंटों को थोड़ा एक लेवल पे ले जाके समझते हैं। तो जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण, यहां पर क्या हुआ, जनसंख्या का देखना, व्यावसायिक वितरण क्या हुआ। अब जो भी जनसंख्या है, ठीक, देश की, उसका व्यावसायिक वितरण कैसे हुआ। अब कोई भी जो देश है उसको आप देखोगे तो उसका जो औद्योगिक क्षेत्र है और जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र में जितना ज्यादा ग्रो रहेगा उतना ज्यादा देश क्या करेगा, विकास। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो रहा था और होना क्या चाहिए था, हमारे देश में कृषि वाला जो एरिया था वहां पर मजदूरों की जनसंख्या क्या हो गई थी, बढ़ रही थी, और औद्योगिक क्षेत्र में क्या हो रही थी, कम हो रही थी। होना क्या चाहिए, कृषि क्षेत्र में कमी आना चाहिए थी, प्राथमिक में कमी, ठीक, और औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि होना चाहिए। लेकिन जस्ट इसी का विपरीत चल रहा था काम, किनके कारण, अंग्रेजों के कारण। तो इन लोगों ने ऐसा करके रखा था जिसके कारण भी क्या हुई, आर्थिक गतिहीनता सदृश्य हुई। ठीक, तो एक रीजन ये हो गया। अगली बात करते हैं हम परंपरागत कृषि तकनीक। परंपरागत मतलब जो पहले से चली आ रही थी, जिनका हम उपयोग करते थे, जैसे बैल, है ना, तो जो पुरानी टेक्निक्स हम परंपरागत तौर पर यूज करते आ रहे थे, आज भी हम वही। अब यही देखें हम उतने समय से लेकर इस समय जहां जिस टाइम पीरियड पे हम आज खड़े हैं, ये वाले दशक में 1900 के आसपास वाले दशक में, हम पहले भी वही करते थे, आज भी वही करते हैं। तो ये जो चीज दिखेगी ये कहीं ना कहीं हमारी पिछड़ेपन का सूचक है, पिछड़ापन दिख रहा है इससे
कि आज लोग कहां से कहां पहुंच गए और हम किस पे काम कर रहे हैं उसी पे। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी एक आर्थिक गतिहीनता, एक सुस्ती के लिए जिम्मेदार है। परंपरागत कृषि तकनीक ये इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किए, विकसित नहीं होने दिए। क्यों? जिसके कारण मजदूरों को क्या करके रखा, कृषि क्षेत्र में लगाए रखा। कृषि क्षेत्र में लगाए रखा, वहां पर भी मजदूरों पे, सॉरी, कृषकों पे बहुत अत्याचार हुए। तो जो कृषक थे वो कहीं ना कहीं मजदूरों में परिवर्तित हो गए। किसमें परिवर्तित हो गए? मजदूरों में। तो खेती हर मजदूर में बदल गए। जो खेत में काम करने वाला कृषक होता है, लेकिन वो एक प्रकार से मजदूरों में परिवर्तित हो गया। तो वो खुद पे डिपेंडेंट रह के कुछ कर ही नहीं पा रहा था, वो दूसरों पे निर्भर होकर उनके कहने पे वर्क कर रहा था। तो यहां पर भी एक प्रकार से हम गतिहीनता कैसे आई, है ना। अगला, कमजोर औद्योगिकरण ढांचा। अब यहां पर क्या किया गया, देखो, जो आधारभूत और भारी उद्योग थे उनको क्या कर दिया, भारत में आके सबसे पहले जो तुम्हारे पास चल रहा उसको बंद कर दिया। और उसको बंद करने के बाद क्या किया इन्होंने, यहीं से तो क्या हो गया, तुम्हारा जो विकास चल रहा था वो उसमें अवरोध आ गया। अब इन्होंने अपने हिसाब से क्या किए, यहां पर उद्योग लगाए। कौन से वाले? जो इनको वर्क और जरूरत के काम के थे। ठीक, अब आपका विकास जो चल रहा था वो तो रुक गया। अब इन्होंने अपने हिसाब से यहां पर डेवलपमेंट डाल, तो स्वयं के उपयोग वाला उद्योग बस चालू रहने दिया, और जो तुम्हारे पुराने वाले जो चले आ रहे थे उनको बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो पहले से चल रहा था उसमें ब्रेक लग गया, जिसके कारण भी हमारा जो विकास चल रहा था वो एक गति पे था, वो रुक गई। तो जो 3 पॉइंट मैंने यहां पे दिए, इससे भी हम आर्थिक गतिहीनता को और अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बात करूं मैं, ठीक, और अच्छे से आर्थिक गतिहीनता जो शब्द है मैंने समझा दिया, और व्यापक रूप में स्पष्ट कर देता हूं मैं इसको और अच्छे से। तो थोड़ा और ध्यानपूर्वक सुनते हैं इसको। देखोगे आर्थिक गतिहीनता के मेनली रीजन क्या है, तो यहां पर इसको भी समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जो पहलू है हमारे देश के। और एक दूसरी चीज क्या है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या लेके आई गई थी, औपनिवेशिक नीति। कि इन लोगों ने जो उपनिवेश किया उसको कौन सी नीति के थ्रू काम किया वहां पर, उसको समझ लें हम, तो ये पूरी की पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो प्राकृतिक साधन व तकनीकी का अभाव, जो हमारे प्राकृतिक साधन थे उनका इन लोगों ने क्या किया कि जो समुचित उपयोग और प्रयोग किया जाना था इंडिया के द्वारा, इंडिया के लिए, भारत के लिए किया जाना था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया करने नहीं दिया। तो प्राकृतिक साधन होने के बावजूद उसका अनुकूलतम उपयोग किया नहीं जाने दिया। और दूसरी चीज, तकनीकी अभाव। तकनीक लाई, नई नई तकनीक लाई, उससे काम करवाया जरूर, लेकिन उसके ज्ञान का प्रसार होने नहीं दिया, उसको लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। मशीन लाई, लगाई गई, चलाना बता दिया गया, लेकिन मशीन कहां से आई, कैसी आई, किस टाइप का बन के वर्क करेगा। तो ये क्या कर रहे थे, ये प्राकृतिक साधन व तकनीकी का क्या यहां पे हो गया था, अभाव होने के बाद भी चीज तक पहुंच नहीं हो पा रही थी इंडियंस की। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक अड़ंगा था कि देश में तकनीकी ज्ञान को बढ़ने नहीं दिया गया। ठीक है, तो जिस स्तर पर ले जाना चाहिए था उसके विकास को, इसका भी विकास होना चाहिए था ना, इसके विषय में प्रत्येक नागरिक को पता लगना चाहिए था, लेकिन इन लोग सिर्फ इससे काम करा रहे थे, इसके ज्ञान को नहीं देते थे। ठीक, तो ये भी एक, ठीक, सामाजिक पहलू के अंतर्गत। फिर क्या हुई भाई, जनसंख्या में वृद्धि। इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। अभी मैं आर्थिक गतिहीनता के अंदर ही बात कर रहा हूं पूरी, है ना, इधर अभी मैं आऊंगा। ठीक है, अब देखो जनसंख्या वृद्धि, देखो जनसंख्या वृद्धि हुई। अब इसको दो चीज से समझ लो। जनसंख्या वृद्धि के लिए बताता हूं मैं, एक टाइम पीरियड अपना यहां से मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लियो भाई। आर्थिक गतिहीनता वाला पॉइंट चल रहा था। ठीक है, अब देखो यहां पर 1881 से 1946 के बीच में, अब यहां पर क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज जो हुई। ठीक, तो पॉपुलेशन कम से कम इंडिया की कितनी बढ़ी भाई, 55% बढ़ी। और इसी बीच में जापान की कितनी, 2 गुनी हो गई। कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। अब यहां देखो, जब 55% जनसंख्या इंडिया की बढ़ी और जापान की 2 गुनी हुई, ठीक, लेकिन यहां पर नेशनल इनकम में मात्र 5% की वृद्धि हुई, और इनकी नेशनल इनकम कितने परसेंट बढ़ गई, 4% बढ़ गई। तो जो जनसंख्या वृद्धि हुई यहां पर दिख रहा है पॉइंट, तो जनसंख्या तो भाई जापान की ज्यादा बढ़ी, 2 गुनी हो गई सीधी, हमारी तो 55% ही बढ़ी, लेकिन जापान की एनआई देखो, नेशनल इनकम देखो, और हमारी देखो, इसकी ज्यादा इसकी कम। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या था,
इन लोगों के द्वारा, जो अंग्रेजों ने उपनिवेश बना के रखे थे भारत को, इन लोगों के द्वारा जो विकास की दिशा थी, विकास की दिशा का अभाव था, विकास की दिशा पता ही नहीं लगने दी, विकास करने का मौका ही नहीं दिया। ये जापान के उदाहरण से समझ सकते हैं ना। हम चाहते तो इससे ज्यादा विकास कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास मात्र 55% ही जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, हमारा विकास ज्यादा हो सकता था, लेकिन हमारे को जो विकास की दिशा में काम करने जाना था, उस दिशा में हमें जाने नहीं दिया गया। मेन रीजन ये था। और उसके पीछे कौन वर्क कर रहा था? उनकी जो औपनिवेशिक नीति थी वो वर्क कर रही थी। तो ये रीजन हो सकते हैं, लेकिन और अच्छे से इसके अंदर घुस के देखा जाए तो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक नीति ही वर्क कर रही है, जो अभी जस्ट क्लियर होने वाली है आपको और अच्छे से। अभी मैं जो चीजें बोल रहा हूं उसको बस सुनना और समझना है। क्या क्लियर होने यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम यहीं से। अब देखते हैं आगे की पिक्चर। धार्मिक दृष्टिकोण। अब यहां धार्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या बताया गया कि भाई देखो, जो हमारा हिंदू और क्रिश्चियन दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, तो जो हिंदुज्म वाले थे और जो क्रिश्चियनिटी, ठीक है, तो हिंदू लोगों में भौतिकता को लेकर, भौतिक वस्तुओं को लेकर क्या था, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं था, उन लोग भौतिक चीजों के पीछे कम भागते थे। वहीं ईसाई लोग भौतिक चीजों के पीछे ज्यादा भागते थे, मतलब भौतिक चीजों के प्रति उनका आकर्षण ज्यादा था और भारतीयों का कम था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। हमारा धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था? भौतिक चीजों के वस्तुओं के पीछे कम था और उनका ज्यादा। तो जहां पर ईसाई बाहुल्य एरिया था वहां पर अत्यधिक प्रगति हुई। यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी देख सकते हैं, ईसाई बाहुल्य एरिया, वहां पर क्या हुई, अब भौतिकवादी वस्तु पे जिनका आकर्षण ज्यादा रहेगा, मांग उनकी ज्यादा रहेगी। अब हमारा कुछ ऐसा है नहीं, तो हम ना उसको उपयोग कर रहे ना हम बना रहे। उन लोग क्या कर रहे हैं? उपयोग भी कर रहे और बना भी रहे। और वही कल्चर को धीरे से कहां किया, यहां पर भी लोगों से परिचित करवाया। अब हमने वो बनाना तो सीखे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उपयोग के तौर पर लेने जरूर लगे। तो ये भी एक हमारे पिछड़ेपन का रीजन था। यहां से आप देख सकते हो कि ये समझ में आ रहा है, जहां पर भारत कभी पूरा की पूरा निर्यात करता था, एक बूंद आयात पर निर्भर नहीं था, वहां पर ब्रिटिशर्स ने भारत को इंपोर्ट के लिए खड़ा कर दिया, एक्सपोर्ट जीरो ला दिया। ठीक, तो कैसे लंगड़ा बनाया भारत को, समझ रहे हैं? क्लियर? तो इससे आपका जो पहला पॉइंट था, आर्थिक गतिहीनता, इन 3 पॉइंटों से देख सकते हैं यहां पर। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप इसको और अच्छे समझना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं ये बात ये होती कि ये सब ना होकर अल्टीमेट जो फैक्ट था वो क्या था, इंपैक्ट था ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति। और उसकी औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत ये 5-6 पॉइंट, इसको और बेहतरीन तरीके से मैं समझा देता हूं। तो मुक्त व्यापार नीति थी इनकी, नवीन भूमि व्यवस्था थी इनकी, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया था, कुटीर उद्योगों का पतन कर दिया था और आर्थिक निष्कासन कर रहे थे। ये है मेन फैक्ट, मेन पॉइंट। इससे बहुत और अच्छे तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए ये कैसा है इसको देखते हैं हम। ठीक, तो क्या किया भाई, सबसे पहले मुक्त व्यापार नीति लाई। क्या किया व्यापार के लिए? देखो, भारत पहले जो आत्मनिर्भर था उसको निर्भर कैसे बनाया। ये जो अंतिम पॉइंट है ये भी यहीं से क्लियर होते चल रहा है, लेकिन मैं लास्ट में पहुंच के उसको और क्लियरिटी दूंगा। तो समझिए, मुक्त व्यापार नीति के तहत क्या किया इन्होंने। भारत आए, भारत आके भारत में जो चीज थी उन चीजों को धीरे धीरे बंद किया इन्होंने, और भारत के ही लोगों को अपनी खुद की जो उत्पादित वस्तु है उसका बाजार निर्मित कर दिया। ठीक, तो विक्रय वस्तु का क्या बना दिया, अपनी जो वस्तु है उसके विक्रय का केंद्र किसको स्थापित कर दिया, भारत को। भारत को मतलब अपने ऊपर धीरे धीरे क्या किया, डिपेंड। ठीक, और यहां पर जो वस्तु बना के बेच रहे थे उसके लिए कच्चा माल किससे ले रहे थे, भारत से। समझ रहे हो? अब बताओ, यहां पे जो हम उगा के दे रहे हैं सस्ते में, उसी से महंगी चीज बन के आ रही भारत में, अब हम खरीद रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा खुद का जो पैसा है। तो ऐसे मुक्त व्यापार नीति लेके आया इन्होंने और ऐसा वर्क किया कि वस्तु का विक्रय केंद्र बना दिया और कच्चे माल की प्राप्ति का केंद्र किसको बना दिया, भारत को। और इंग्लैंड क्या कर रहा है, फल रहा फूल रहा है। अरे यही काम हम खुद कर लेते ना, हमारे कच्चे माल से हम चीज बनाते और हम ही बेचते, हम खुद उपयोग करते और एक्सेस हम देते, तो हमारी कंडीशन कुछ और रहती। लेकिन यहाँ पर लाके किसी लेवल पे छोड़े ही नहीं, हम यहाँ पर आके अटक गए। फिर नवीन भूमि व्यवस्था, नवीन भूमि व्यवस्था में क्या किया, देखो ना, किसानों के साथ अत्याचार क्या चल रहा था, लगान बहुत ऊंची दर, अनाप शनाप दरें, अनियंत्रित दरें, जिसके कारण जो किसान था वो क्या कर रहा था, किसान को तो खेती करना, खेती करने के लिए बात, अब उसको लगान भी देना पड़ेगा ना, लगान। नवीन भूमि व्यवस्था के अंतर्गत लगान, जमींदारी व्यवस्था। अब ये हम
उधर पे पढ़ेंगे, आधुनिक भारत वाले पोर्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी नॉर्मल वे में यहाँ पे हमको इस पॉइंट को खत्म करना है पढ़ के, तो उसकी समझ विकसित हो जाए बस। तो यहां पर क्या किया, ये अब लगान देनी है किसान को। अब लगान देगा वो, लगान देने के लिए उसको अधिक मात्रा में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब उसको फसल भी उगाना है तो पैसा तो लगेगा ना भाई। इसके कारण अब वो क्या करेगा, लोन लेगा जमींदारों से। अब इन्हीं लोगों से ये लोन लेके वर्क करना स्टार्ट करेगा, लगान चुकाएगा, ऐसा करता रहेगा। एक समय ऐसा आता है जबकि क्या हो जाता है, ये अत्यधिक मात्रा में सामने वाले के ऋणी हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ऋण चुकाने की इनकी इतनी क्षमता बचती नहीं है, तो इनकी जो भूमि होती है वो किसको देना पड़ता है, जिससे ऋण लिए। तो धीरे से करके इन्होंने ऐसे नवीन भूमि व्यवस्था के अंतर्गत उनकी भूमि को अधिग्रहित करते गए धीरे धीरे करके। ठीक, कृषि का क्या कर दिया, व्यवसायीकरण। अब कृषि के व्यवसायीकरण में क्या किया, जो हम पहले खाद्यान्न फसल उगाते थे, गेहूं है ना, गन्ना, ये जो विभिन्न प्रकार की हम खाद्यान्न फसल उगाते थे, तो कृषि के व्यवसायीकरण में इन्होंने क्या किया, नगदी फसलों को अपनी कृषि जो हमारे यहां होती थी उसमें जबरदस्ती, नील उगाओ भैया तुम चलो, है ना। तो ऐसे प्रकार की जो नगदी फसलें हैं उनको उगाने के लिए क्या किया, कृषकों को मजबूर कर दिया। अब जब मजबूर कर रहा है तो भाई उनको तो उगाना पड़ेगा। तो भैया चलो गन्ना उगाओ, कपास उगाओ, नील उगाओ, चाय उगाओ। तो जो गेहूं, ज्वार, बाजरा उगता था, खाद्यान्न फसल थी, उनमें क्या आ गई, कमी आ गई। और क्या उगने लगा, व्यावसायिक नगदी फसलें। ठीक, तो यहां पर इस पे काम करना स्टार्ट करवा दिया। अब जिससे हमारी जो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता थी उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। हमारे खाद्यान्न में क्या हो गई, कमी आ गई। जिसके कुछ समय बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं खाद्यान्न में कमी के चलते अकाल भी पड़ गया एक प्रकार से। तो जो हम पहले नहीं थे वो हम हो गए। और इन लोग उपयोग किस चीज के लिए करते थे, ये नगदी फसलें वही वाली उगवाते थे जो इनके उद्योगों, जो ब्रिटिशर्स मिलों के लिए काम के होती थी फसलें, वो वाली। तो ऐसे करके इन्होंने कृषि को जो व्यवसायीकरण किया है। अब इसमें साथ में क्या काम कर रहा था भाई, ये परिवहन के साधन। तो ये जल्दी वर्किंग हो रही थी परिवहन के लिए। कृषि का जो व्यवसायीकरण किया, माल जल्दी से इधर उधर ट्रांसफर हो रहा, बन के आ जा रहा है, वापस आ जा रहा है, ये बना रहे हैं, बेच रहे हैं, काम चलता जा रहा है। ऐसी एक कुचक्र में ऐसा फंसा लिया गया। क्लियर है। फिर कुटीर उद्योगों का पतन, जो हमारे पुरातन समय में मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्या बताया था कि हम कृषक क्या करते थे और वहां के औद्योगिक लोग, जो उनको एरिया विशेष में लगती थी चीजें, तो कुटीर उद्योग वाले भी वही बनाते थे। जो कृषि कार्य चलता था उससे संबंधित जो वस्तुएं कृषि कार्य में उत्पादित होती थी उससे संबंधित काम चलता था, वो उन सभी चीजों को बंद करवा क्या किया, जो कुटीर उद्योग थे उनका धीरे से पतन हो गया। और कौन से उद्योगों की स्थापना कर दी, ये सब इनकी औद्योगिक औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत वर्किंग चल रही थी। क्या क्लियर है यहाँ पे आके। तो इससे क्या हुआ, जो वर्तमान उद्योगपति थे वहां पे उन लोग क्या हुए, खत्म हुए। अब फिर खुद के उद्योग लगे, तो ब्रिटिशर्स उद्योगपति आए। तो यहां पे धीरे से, यहां पर एक मैंने पॉइंट बताया था आप लोगों को कि क्या, पूंजी का निवेशीकरण। तो ब्रिटिशर्स पूंजीपति आए और उन्होंने क्या किया, धीरे से निवेश किया। चलो यार भैया तुम लगा भी रहे हो तो पैसा हम लगा रहे है किसका, अल्टीमेटली और जो पैसा लगा रहा उसी का होगा ना। तो इस टाइप से कैसे घेरा गया। फिर आर्थिक निष्कासन, धीरे से अपने जबड़े में ऐसा फंसाया कि आर्थिक निष्कासन। अब भारत में जितने प्रकार की चीजें उत्पादित होती, विभिन्न प्रकार के कर, बीमा, है ना, जितने भी करोड़ों अरबों रुपए की, जो करोड़ों रुपए की चीज थी, कर्मचारी के वेतन, बीमा, ना, परिवहन व्यय आदि, इतना जो करोड़ों रुपए का पैसा है, ये सब लेके कहां जाया जा रहा था, इंग्लैंड। यदि ये पैसा यहीं पे रहता तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको ग्रो करने में हेल्प करता, लेकिन ये पैसा यहां तो बच ही नहीं रहा था, ये कहां ले जा लिया जा रहा था, इंग्लैंड। तो इस प्रकार से भारत को अपना उपनिवेश बनाकर गवर्नमेंट ने हमको कैसा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसा लंगड़ा किया, ऐसे किया। तो यहां तक के मैंने विभिन्न प्रकार की चीजें समझाया, जो पॉइंट किसके अंतर्गत चल रहे थे, आर्थिक गतिहीनता। इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो गतिहीन क्यों बनी रही, उसके पीछे का रीजन क्या था, ये रीजन था। यहां तक समझ में आई पिक्चर, ठीक। अब आगे बात करेंगे देश का विभाजन, ये अगला पॉइंट, देश का क्या हुआ यहां पे विभाजन, ठीक। तो हम क्या पॉइंट्स पढ़ रहे थे भाई, देश का विभाजन, आत्मनिर्भर से निर्भर अर्थव्यवस्था, और पहला क्या पढ़े थे, आर्थिक गतिहीनता। ये ब्रिटिशर्स
लोगों ने जो काम किए थे उसका जो विनाशकारी प्रभाव था उसके 3 पॉइंट थे, जिसमें से पहला पॉइंट मैंने अभी खत्म किया, मैं दूसरे पे बात कर रहा हूं, देश का विभाजन। ठीक, अब देखो देश का विभाजन, अब हमारा जो देश विभाजन मतलब अब हम ऐसे एरिया पे बात करने वाले हैं, समझ के चलो 1947 में भारत आजाद हुआ था तो उसके आसपास के एरिया की हम बात करते हैं। तो पहले 1934 की बात कर ले हम, 1947 की बात कर ले हम, तो यहां पर बर्मा विभाजन, ठीक है, बर्मा म्यांमार, ठीक, पाक विभाजन, ठीक, फिर बांग्लादेश का विभाजन। ये देखना, ये 3 विभाजन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ये जो देश का जो विभाजन हुआ है, ठीक, इससे क्या विनाश हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उस पर चर्चा करते हैं। तो कुछ पॉइंट विशेषों से बात कर ले हम कि भाई ऐसा होने से क्या हुआ। एक तो खाद्यान्न में कमी आई, खाद्यान्न में कमी हो गई, ठीक। दूसरी चीज क्या हुआ, देखो खाद्यान्न में कमी कैसे आ गई, जो बर्मा हमारा जो ये बर्मा अलग हुआ यहां से, ठीक है, तो म्यांमार बर्मा जो अलग हुआ इसके कारण हम लोग जो चावल की आत्मनिर्भरता रखते थे वो चावल का कार्यक्रम कहां चला गया, बाहर, ठीक। ऐसे ही सिंध और पंजाब वाला एरिया जो पाकिस्तान से अलग हुआ यहां पर, ये तो क्या हुआ, हम जितना खाद्यान्न उगा के आत्मनिर्भरता रखते थे ये अलग हो गए, अलग कंट्रीज डेवलप हो गई। अब जब अलग कंट्री डेवलप हो गई तो कहीं ना कहीं हम लोग जो करोड़ों का खाद्यान्न आत्मनिर्भरता से उगाते थे हम उसके लिए आयात पर निर्भर हो गए, ठीक है। तो कैसे हमारा विनाश हुआ समझ सकते हैं आप कि विभाजन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कच्चे माल का अभाव हो गया, स्वाभाविक सी बात है, कच्चे माल का अभाव। कच्चे माल का अभाव कैसे हुआ, जो तुम्हारा जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गया, इसके लिए मेनली जो पाकिस्तान वाला एरिया था वो वहां चला गया। अब जो कच्चा माल हमारे खुद के पास होता था अब हमको उसके लिए किस पे डिपेंडेंट होना पड़ा, पाकिस्तान पे, ठीक। तो एक प्रकार से ये भी समझ सकते हैं आप, मैं जो जितने पॉइंट बोल रहा हूं क्लियरिटी आ रही होगी आपको पूरी मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उस पर। तो पाकिस्तान व अन्य देशों पे हम कैसे निर्भर हो गए, तो देश में कहीं ना कहीं इन चीजों का क्या हो गया, अभाव हो गया। एक विभाजन बहुत बड़ा फैक्टर बना अभाव के लिए। कुशल श्रमिकों का अभाव, तीसरा पॉइंट, कुशल श्रमिक, थर्ड पॉइंट। तो कुशल श्रमिकों का अभाव, कैसे कुशल श्रमिकों का अभाव, जो कुशल श्रमिक थे मुस्लिम कुशल श्रमिक थे मेनली, काय के लिए, जो जूट और सूती वस्त्र उद्योग में वगैरह में इनमें काम करते थे, कांच उद्योग में, है ना, और इंजीनियरिंग उद्योग में, इसमें जो कुशल वर्कर कार्य करते थे तो अत्यधिक जो मुस्लिम थे, मुस्लिम होने के कारण अब ये मुस्लिम बाहुल्य कंट्री में, ठीक, चले गए, ठीक। बांग्लादेश भी मैं बोल रहा हूं वहां पर, अभी इसके लिए भी एक फैक्ट पॉइंट बताता हूं मैं कैसे। तो कहीं ना कहीं ये वहां पर चले गए जिसके कारण हमारे जो कुशल श्रमिक थे वो यहां से चले गए। अब हमको कुशल श्रमिक चाहिए होंगे ना ये काम करने के लिए, वो तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हम इसके कारण भी क्या हो गए, थोड़े पीछे रह गए, ठीक। और क्या हुआ भाई आगे, तो आगे हम बात करते हैं इसी में। और क्या हुआ, कच्चे माल का अभाव हुआ, कुशल श्रमिक का अभाव हो गया, ठीक है। मांग का अभाव और पूंजी की कमी, ठीक। देखना भाई, मांग का अभाव, वही वाली बात, ये यहां पर कंट्रीज अलग अलग हुई। अब जब कंट्रीज अलग अलग हुई तो यहां पर क्या हुआ, मेन फैक्टर, जो देश के विभाजन के पूर्व पाकिस्तानी क्षेत्र जो थे जहां से कच्चे माल के बदले उपभोग्य वस्तु जो थी विक्रय कर दी जाती थी, तो विभाजन होने के बाद क्या हुआ, वस्तुओं के, पाकिस्तान ने क्या किया, वस्तु के आयात पर भारी क्या लगा दिया, कर। अब वस्तु आयात करना है तो भारी क्या लग गया, कर। अब जब भारी कर रहेगा तो पाकिस्तान क्यों आयात करेगा तुमसे, जितना है उसके पास उसी पे वर्क करना चाहेगा। सरकार लगाती होगी ताकि तुम आयात कम करो, आयात कम करो मतलब निर्यात, तुमको निर्यात बढ़ाना है, आयात कम करना है, ठीक है। विकास तभी होगा ना, जैसे हम कितने अच्छी कंडीशन में थे, आज हमारी कंडीशन क्या हो गई, हम पहले पूरा निर्यात करते थे और 0% आयात पे थे, और आज हमारी देख लो कंडीशन क्या बन रही है। तो यही है कि कर आयात अधिक करने का, वहां पे जो चीज मांगने वाले लोग थे उस मांग का क्या हो गया, अभाव हो गया। मांग का अभाव तो हम चीज क्यों बनाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, मांगे नहीं ना। तो डिमांड की कमी, अब डिमांड में कमी होगी तो फिर पूरे के पूरे फैक्टर लगा लेंगे हम उसके पीछे। जब डिमांड में कमी होगी स्वाभाविक सी बात है, उत्पादन कम होगा फिर। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की जो सुकड़ते जाने और पिछड़ेपन के पीछे जो रीजन थे हम उस पर बात कर रहे थे कि देश का विभाजन जो हुआ है बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, ठीक है। फिर मांग के अभाव के बाद पूंजी की कमी। अब पूंजी की कमी कैसे हुई भाई,
फिर वही वाली बात, यहां पर जो बड़े पूंजीपाती वर्ग था वो विभाजित होने के बाद अन्य देशों में चले गए। जब अन्य देशों में चले गए तो वो कहां पर लगाएंगे पूंजी, वहां पे लगाएंगे। तो आपके पास क्या हुई, कहीं ना कहीं एक पूंजी की कमी दर्शाई गई, दिख रही होगी। ठीक, अब दूसरी चीज, चलो तुम उनसे बोलो भी भैया चल लगा दो यार पूंजी, पूंजी लगा दो बाहर के कोई व्यक्ति को और लाभ तो तुमको मिलेगा। तो उनका भी कहना क्या रहा, यार तुम्हारे एरिया में बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं, इतनी अस्थिरता बनी हुई है, तो कोई भी व्यक्ति जहां दंगे फसाद और अशांति का माहौल है वहां पे पूंजी क्यों लगाएगा। तो एक रीजन ये भी था जिसके कारण पूंजी में क्या रही, कहीं ना कहीं कमी रही, और पूंजी की कमी के कारण क्या हुआ, ब्रेक लगा रहा, सुस्ती बनी रही। ठीक है, फिर परिवहन की समस्या, अगला पॉइंट। परिवहन समस्या में दो चीज, एक तो रेल पटरी बोल लो और एक बंदरगाह बोल लो, फोर्ट बोल लो। तो क्या हुआ देखना, अब बांग्लादेश वाला जो एरिया है, अब आपने भारत का मैप अच्छे से देखा होगा, तो आसाम वाला जो पोर्शन है अपना, ठीक है, तो आसाम वाले पोर्शन, ठीक, और पश्चिम बंगाल, ठीक, तो आसाम और पश्चिम बंगाल को इधर कनेक्ट करने के लिए अब रेल पटरी डालनी पड़ेगी। तो रेल पटरी कहां पे, बांग्लादेश का जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, बांग्लादेश के पहाड़ी एरिया से पूरा ऐसा घुमा के डालना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है ना, अब तुम किसी जो तुम्हारा है ही नहीं उसके अंदर से जाके तो रेल पटरी बिछाने से रहे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो रेल पटरी हम सीधी डाल लेते वो हमको कैसी सी घुमा के डालनी पड़ी। तो यहां से क्या हुआ, हम पहले 8 किलोमीटर मान के चल रहा हूं मैं एक रन करते थे, अब हमको ये कितना 16 किलोमीटर का रन करना पड़ रहा है। तो हमारी यहां से क्या हो रही है, माल की जो ढुलाई है उसका व्यय बढ़ गया। अब माल ढुलाई का जब व्यय बढ़ेगा तो हम जो वस्तु बनाएंगे तो उसकी लागत का व्यय भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक परिवहन जो था बहुत बड़ा फैक्टर था कि परिवहन की समस्या। अब पाकिस्तान जो अलग हुआ तो हमारा जो सबसे बढ़िया प्राकृतिक कराची बंदरगाह था, तो कराची बंदरगाह तो पाकिस्तान चला गया। अब ये कराची बंदरगाह एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। अब यहां से जो हमारे काम हो रहे थे इसका लोड किस पे, कोलकाता बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह पे पड़ गया। तो स्वाभाविक सी बात है यार, जब आपका जो काम पहले से जहां से चल रहा था उसमें वर्कलोड बढ़ गया तो कहीं ना कहीं परिवहन में समस्या आई, जिसके कारण अल्टीमेटली आपकी जो वस्तु थी बन के आ रही थी, जो लागत था उसमें कहीं ना कहीं क्या हो गया, बढ़ गई। अब ये बढ़ गई तो आपको बेचने में दिक्कत होगी ना माल। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यार परिवहन की समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी। उसका रीजन क्या था, देश का विभाजन। यदि ये नहीं होता, ये करवाए सब लग पिट के, तो ये तो आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ इसके कारण ये हो रहा है अर्थव्यवस्था में। मैं ये पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक, वहां नहीं जा सकता ना मैं, वहां पे अपन चलेंगे बाद में, अभी यहीं पे रहना है। क्लियर है यहां तक के, आगे की बात करते हैं सर। विदेशी मुद्रा का अभाव, 7वां पॉइंट, विदेशी मुद्रा अभाव। अब भैया हम ज्यादा से ज्यादा आयात करते, निर्यात करते तो ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा आती है। अब हमारा यहां पे क्या हो गया, धीरे धीरे प्रोग्राम उल्टा हो गया। पहले हम ज्यादा निर्यात करते थे, अब हम ज्यादा आयात करने लगे, तो हमारे पास जो जैसे जैसे हम मुद्रा इकट्ठी करते थे विदेशी, वो मुद्रा हमारी काय में चली जाती थी, आयात करने में। इसी के चलते हमारे पास विदेशी मुद्रा का एक क्या हो गया, बहुत भारी अभाव हो गया, जिसके कारण हम कल को भी और आगे भी विकसित हो ही नहीं पाएंगे ना ऐसे में। तो ठीक है, समझ में आ रहा है बात, पिक्चर। तो विदेशी मुद्रा का भी क्या हुआ, यहाँ पर अभाव हो गया। तो इस प्रकार के इन 7 पॉइंटों से हम ये समझ सकते हैं कि देश के विभाजन, जो कि अंग्रेजों के उपनिवेशिक के कारण हमारी इतनी जो दुर्गति हुई, उसके पीछे जो रीजन था। समझ में आ रही है पिक्चर, क्लियरिटी बन रही है इस पे, पिक्चर, मजा आया, ठीक। और एक लास्ट पॉइंट, हम आत्मनिर्भर थे, शुरू वाला जो वीडियो उसको देखे होंगे आपने, हम निर्भर अर्थव्यवस्था में कैसे बदले। अब शुरू से लास्ट तक की पूरी पिक्चर आपने सुन ली है और देखते आ रहे हैं हम, तो उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कैसे आत्मनिर्भर थे और कैसे निर्भर हो गए। ये 200 वर्षों में जो एक दुष्चक्र में फंसाए उपनिवेश इंग्लैंड ने हमको, वो ये कि हम एक खुशहाल अर्थव्यवस्था से तहस नहस हो गए, एक लूटपाट मचा के चले गए उन लोग, और कैसे हम लोग बर्बादी की इस कगार पर आकर खड़े हो गए, कैसा हमारा पूरा उद्योग धंधा खराब हो गया, कैसे हमारे कुशल श्रमिक यहां से वहां चले गए, कैसे हमारे बड़े बड़े जो पूंजीपाती थे वो अलग हो गए, हाँ, कैसे हमारे जो बड़े उद्योग थे वो बंद होके एक ऐसे बाजार के रूप में हम बन गए, अंग्रेजों के बाजार के रूप में हम विकसित हुए धीरे धीरे, कैसे उन लोगों ने हमें विकसित किया, तो कैसे हम आत्मनिर्भर से निर्भर की ओर आ गए हैं, कैसे हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये एक पूरी की पूरी जो कहानी हमने समझ चुके हैं।
कि कैसे हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और राष्ट्रीय आय में विकास नहीं हो रहा था और प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही थी। ये पूरे पॉइंट पे मैंने बहुत विशेष और बड़े लेवल पे ले जाके चर्चा कर दी है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते होंगे कि हम लोग ऐसे होके एक गरीब स्थिति में आ गया था भारतीय व्यक्ति, लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है जिसके कारण हम आज भी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी को वहां से पकड़ के यहां तक आए हुए हैं। तो कैसे करके स्टैंड किया फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे करके, अब हमको ये देखना है कि क्या लेके आया गया एक आर्थिक नियोजन, है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी की गई, कैसे एक योजना आयोग का गठन किया गया, 1947 के बाद क्या वर्किंग की गई, तो कैसे भारत आत्मनिर्भर से निर्भर बना और फिर निर्भर से आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हुआ। तो इसको पढ़ने के लिए अब हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां तक के कैसा लगा आप लोगों को, क्या समझ में आया, बताएं, कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें और अपने पौधों को पानी देते रहें। बाय बाय।